और अब प्राइम एट 4, जिसमें आपको हर एक प्राइम टाइम न्यूज एलिमेंट पहले ही देखने को मिल जाता है। आज क्या क्या है प्राइम टाइम में खास जो आपको पहले जान लेना चाहिए। प्राइम एट 4 में हम आपको दिखाने वाले हैं मथुरा में सनातन की जय जयकार, मुस्लिम पक्ष की कैसे हुई हार। ये बड़ी खबर है, हर एक डिटेल के साथ आपके सामने होगी। और ये भी कि दिल्ली में कैसे डूबी इंसानियत, मां बेटी की मौत पर कौन कर रहा है सियासत, ये खबर आपके सामने रखूंगा। खबर यह भी कि रील बनाने का भूत सवार है लोगों पर, कैसे और किसने किया ट्रेन की सुरक्षा से खिलवाड़, इस बार आपको बताऊंगा। और यह भी कि देश भर में मूसलाधार प्रहार हो रहा है, कैसे गिरे भर भरा कर पहाड़, और ये किस तरह की सतर्कता के लिए ताकीद है, वो क्या है जो हम नहीं कर रहे और इस वजह से ये आफत और बड़ी होती जा रही है। प्राइम एट 4 में इसका भी जिक्र होगा, लेकिन पहले ये खबर। आज राहुल और प्रियंका यहां पहुंचे। वायनाड में राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन भूस्खलन के प्री अलर्ट के दावे पर सियासत भी तेज है। गृहमंत्री अमित शाह के दावे का केरल के सीएम पिनराई विजयन ने खंडन किया है। वायनाड हादसे के कई घंटे बाद ये अलर्ट मिला। विजयन ने कहा, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि भूस्खलन की घटना से पहले कोई रेड अलर्ट जारी नहीं किया गया था। हालांकि घटना के बाद कुछ घंटों बाद यह अलर्ट जारी किया गया। कल संसद में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि आपदा की आशंका के मद्देनजर केरल सरकार को पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। केरला के सीएम का बयान नहीं देखा, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि मुझे ऐसी कोई वार्निंग नहीं मिली थी। बहरहाल, ये कल भी मैंने सदन में कहा था कि ट्रेजेडीज शुड यूनाइट अस। हम ट्रेजेडी में भी आजकल एक तरह के समवेत स्वर में नहीं बात करते हैं, राजनीति हावी हो जाती है। आज हैंड होल्डिंग का है, केंद्र और राज्य सरकार हैंड होल्डिंग करके लोगों को रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन के प्लान में ले जाए। अमित शाह ने यह भी दावा किया कि उन्होंने रडार वार्निंग दी थी, उन्होंने रेड अलर्ट दिया था, वो भी झूठा साबित हुआ है। तेजस्वी सूर्या जी आते हैं बेंगलुरु साउथ से। जब वहां पर कर्नाटका में बारिश होती है बेंगलुरु साउथ में, वो खुद गायब रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो प्रवक्ता रखते हैं, जो वक्ता रखते हैं पार्लियामेंट में, ये ध्यान रखना होगा कि एक सेंसिटिव मुद्दा है, ये एनवायरमेंट रिलेटेड मुद्दा है, ये क्लाइमेट चेंज रिलेटेड मुद्दा है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने वार्निंग दी थी और वहाँ के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई वार्निंग नहीं थी। वार्निंग जो आई है जब ये घटना घट गई उसके बाद की वार्निंग है। तो ये जनता के साथ पीड़ा के घड़ी में, दुख की घड़ी में, ये कैसा विरोधाभास। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर और साइकिल रखा, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का वीडियो वायरल हो गया है। यूट्यूबर का नाम गुलजार शेख बताया जा रहा है। तस्वीरों में भी आप देखेंगे युवक रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ करता नजर आ रहा है। यूट्यूबर का नाम गुलजार शेख है और वो अपने चैनल पर व्यूज के लिए लाखों करोड़ों लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। वो कभी रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखता है तो कभी सिलेंडर बांध देता है, कभी साइकिल तो कभी इलेक्ट्रिक मीटर और बाट जो तौलने के लिए इस्तेमाल होता है वो पटरी पर रखता है। ट्रेन गुजरती है तो वो वीडियो बनाता है, वो इंतजार करता है कि ट्रेन हादसे का शिकार हो और वो लाइव वीडियो बनाए। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है कि उसके ऐसा करने से कितने सारे लोग अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से इनको पहचाना जाना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी वो पटरी पर पत्थर रखता है, कभी वो बाट रखता है, कभी वो कोई साइकिल रखता है और इस तरह की अलग अलग चीजों को रखकर, साइकिल रखकर, इलेक्ट्रिक बोर्ड रखकर, सिलेंडर रखकर, बाट रखकर, पत्थर रखकर, पटरी पर मुर्गा रखकर और फिर ट्रेन के गुजरते हुए वो इसका वीडियो बनाता है। ये निश्चित रूप से उसके मानसिक रूप से बीमार होने के संदर्भ में एक बड़ा इशारा है। ऐसे व्यक्ति को पकड़ा जाना चाहिए और उसको उसके सही अंजाम के हवाले किया जाना चाहिए। न जाने कितने लोगों की जान को आफत में डाला जा रहा है रील बनाने के लिए। रील की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी और उसके बाद जमकर बवाल हुआ। रेल मंत्री के भाषण के दौरान बवाल हुआ। रील मंत्री कहने पर भड़के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हम रील बनाने वाले नहीं, मेहनत करने वाले लोग हैं। पिछले कई दिनों से विपक्ष रेल मंत्री पर धारदार हमले कर रहा है और आज रेल मंत्री
रेलवे में किए जा रहे सुधार और लोको पायलट को लेकर बनाई गई व्यवस्था के बारे में जब सदन को बता रहे थे, तभी किसी विपक्षी सांसद ने उन्हें रेल मंत्री कहा और यह सुनकर आमतौर पर शांत रहने वाले अश्विनी वैष्णव भड़क गए। उन्होंने फटकार लगाते हुए चुप बैठने की हिदायत दे डाली। ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया था, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। हम बीजेपी मंत्रियों के द्वारा ये परंपरा देख रहे हैं कि अपनी विफलताओं के लिए वे नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेते और आरोप डालते हैं इतिहास पर। पिछले 2 महीनों के अंदर लगभग 4 मालगाड़ी डिरेल हो चुके हैं। और अब खबरें हिमाचल में आए प्रलय की। हिमाचल में बाढ़ बारिश ने कोहराम मचा दिया। सैलाबी आपदा में 4 की मौत हो गई, 52 से ज्यादा लापता हैं। कुल्लू से रामपुर तक मूसलाधार बारिश का कहर है। बादल फटने की तबाही की तस्वीर ज्यादा विनाशकारी हो गई है और वहीं एकदम से आए सैलाब की वजह से नदियों में भारी उफान आ गया है। पार्वती और ब्यास नदियां विनाशकारी हो चुकी हैं। दोनों ही नदियां तटीय इलाकों में जमकर तबाही मचा रही हैं। सैलाब की वजह से पार्वती नदी में बन रहा हाइड्रो प्रोजेक्ट उसको भी नुकसान पहुंचा है और ब्यास नदी में पंडोह डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और ऐसे में प्रशासन ने नदी नालों से लोगों को दूर रहने के लिए कहा है। पार्वती नदी किस तरह विनाशकारी है? पार्वती नदी उफान पर है। कुल्लू में मणिकरण साहिब से आई तस्वीरों के जरिए आप देखिए, नदी का सैलाब गुरुद्वारे के पुल को छूने पर आमादा है। नदी में पानी का बहाव इस सब डरा देने वाला है। हिमाचल में अगले 36 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल में आपदा पर सीएम सुक्खू ने बैठक की है। लैंडस्लाइड से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर है एयरफोर्स। पूरे हिमाचल में इस वक्त क्या हालात हैं? हमारे संवाददाता अमनदीप दीक्षित ग्राउंड से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं शिमला के आउटर एरिया से रामपुर की तरफ जा रहे हैं, जहां पे मैं तस्वीर दिखाऊंगा कि नेशनल हाईवे जो है, मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि रोल करें, इस पहाड़ के बीच में दिखाएंगे नेशनल हाईवे पे कैसे जगह जगह पे छोटी छोटी लैंडस्लाइड्स हुई पड़ी हैं, जिसकी वजह से कहीं से नेशनल हाईवे बंद है और कहीं पे रास्ता खोलने का काम जारी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, अगर दूर से मेरे कैमरा पर्सन एस्टैब्लिश कर पाए, ये नेशनल हाईवे है शिमला से नारकंडा और रामपुर की तरफ जाने वाला नेशनल हाईवे है और ये भी लैंडस्लाइड जो है अभी कुछ समय पहले ही इसको क्लियर किया गया है, रोड को थ्रू किया गया है। छोटी सी लैंडस्लाइड यहां भी हुई है। इसी तरह शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद 36 लोग वहां पे गायब हैं। घरों के घर वहां पे पानी के बहाव के साथ बह चुके हैं और 2 लोगों के मरने की खबर आ रही है। इसके अलावा कुल्लू में भी बादल फटा है। मुलाना में जो डैम है वो ओवरफ्लो कर चुका है और मंडी में भी पानी पहुंच चुका है। ब्यास नदी जलथल हुई पड़ी है, जिसकी वजह से जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने खाली करवाने के आदेश दे दिए हैं। अगले 36 घंटे बहुत ही महत्वपूर्ण है और आईएमडी ने भी अलर्ट इशू किया है। अगले 36 घंटे में बारिश होने का पूरा अनुमान है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि काले घने बादल जो है वो पहाड़ों के ऊपर छाए हुए हैं। इसी तरह से खतरा मंडरा रहा है क्योंकि अभी अगले 36 घंटे बहुत ही सेंसिटिव हैं, लेकिन उससे पहले ही बादल फटने की घटनाएं जगह जगह से सामने आ रही हैं, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड हुआ है, जिसकी वजह से जगह जगह पे बाढ़ आई है। जो नदियां हैं उनका जो पानी है उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है। ब्यास हो, पार्वती हो, उसका लेवल बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से कुल्लू और मंडी के क्षेत्रों में लगातार अलर्ट कर दिया गया है। और हिमाचल में मूसलाधार कहर का असर अब बांधों पर भी नजर आ रहा है। बारिश से मंडी में पंडोह डैम ओवरफ्लो हो रहा है। सैलाब के चलते पंडोह डैम के गेट खोलने पड़े हैं। पंडोह बांध के गेट खुलने से निचले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में हिमाचल पुलिस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ब्यास नदी के जलस्तर में इजाफा देखने को मिलेगा, नदी किनारे न जाएं।
बच्चों और जानवरों को भी नदी के किनारे न जाने दें, क्योंकि पानी का स्तर अचानक बढ़ सकता है, उसका बहाव अचानक बढ़ सकता है और वहां का नदी के करीब जाना इस समय खतरे से खाली नहीं। मंडी के थलटू खोड़ में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई। बादल फटने से 9 लोग लापता हैं, एक शव बरामद हुआ है। एसडीआरएफ की टीम बचाव के काम में जुटी हुई है। रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स को अलर्ट किया गया है। 9 लोग लापता हैं, एक का शव बरामद हो गया। और हिमाचल के मंडी में बादल फटने से हाहाकार है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्यास नदी। ब्यास नदी के बीचों बीच डटा है पंचवक्त्र मंदिर। यहां आप वो मंदिर देख रहे हैं, ब्यास नदी में उफान और बीचों बीच ये पंचवक्त्र मंदिर, पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, भगवान शिव का ये मंदिर यहां आपको दिखाई दे रहा है। ब्यास नदी के बीचों बीच ये मंदिर जो इस प्रचंड बहाव के बीच में भी डटा हुआ है। मंडी के ब्यास नदी का रौद्र रूप आप देख रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ नदी का पानी भरा हुआ है, बीचों बीच शिवलिंग और त्रिशूल अडग। यहां आपको भोले बाबा का त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद ब्यास नदी भगवान का अभिषेक करने के लिए इस समय उफान पर है। और ये बेहद प्राचीन, बहुत पुराना मंदिर आप देखिए नदी के प्रचंड वेग के सामने कैसे अडिग खड़ा हुआ है। हिमाचल के रामपुर से यह खबर देखिए, बादल फटने से इलाके में तबाही है। सैलाब के चलते 36 लोग लापता हैं, 2 शव यहां से बरामद हुए हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए किस तरीके से इस समय नदी यहां तबाही मचाने में लगी हुई हैं। चंबा से यह खबर देख रहे हैं, भारी बारिश से चंबा में लैंडस्लाइड हुआ है, सड़कों पर मलबा आ गया। तो हिमाचल में काफी तबाही हुई है। इन 4 तस्वीरों को देखिए आप और आपको अंदाजा लग जाएगा कि हिमाचल का हाल क्या है। हिमाचल एक बार फिर से बारिश की मार झेल रहा है। कुल्लू की तस्वीर, शिमला, मंडी और चंबा, ये चारों ही तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि हिमाचल एक बार फिर से, पिछले साल भी ये भयानक प्राकृतिक आपदा हिमाचल ने झेली है और एक बार फिर से हिमाचल की स्थिति देखिए। और अब केरल की बारिश से स्थितियां मुश्किल बन गईं। बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला, कई इमारतों में पानी भर गया। जलभराव के बाद लोग एक बार फिर से मुश्किलों से जूझते हुए दिखाई दिए। जलभराव की वजह से अभी कितना बड़ा हादसा हुआ है आपने देखा। और एक बार फिर से देखिए, थोड़ी सी तेज बारिश और दिल्ली की हालत ऐसी हो जाती है। इसीलिए हाईकोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि फ्रीबीज बांटते हुए एमसीडी दिवालिया हो गया है। ऑफिस एसी कमरों में बैठे हुए होते हैं और उनको हकीकत का पता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की बढ़ती हुई आबादी को अकोमोडेट करने के हिसाब से ऑगमेंट नहीं किया जा रहा। देखिए, ये जिम्मेदारी दिल्ली में जो सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उसकी है। पिछले 9 सालों से अधिक समय से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है और ये हम सब जानते हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन रोज बढ़ती है। दिल्ली में मां और बेटे की डूबने से मौत पर सियासत तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय कुमार सक्सेना पर हमला बोला है। यह हादसा नहीं, हत्या है। आम आदमी पार्टी ने कहा जब एलजी की जिम्मेदारी होती है तब वो मौन साध लेते हैं। दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर और डीडीए सीधे तौर पे दिल्ली के एलजी के अधीन आता है। अगर पुलिस नहीं काम कर रही है, डीडीए नहीं काम कर रहा है, वहां अपनी कोई जवाबदेही तय नहीं करेंगे, उसके लिए अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, उसके लिए बिल्कुल सांप सूंघ जाएगा, कुछ नहीं बोलेंगे, खामोशी की मुद्रा में चले जाएंगे। लेकिन अगर दिल्ली सरकार का कोई भी काम रोकना है या निंदा करनी है, आलोचना करना है, कोई स्टेटमेंट लीक करना है, कोई खबरें प्लान करना है, कोई साजिश करना है या मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर कोई साजिश करना है, तो सुपर एक्टिव हो जाते हैं। और आपको लेकर अब में फंसे यात्रियों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कर उन्हें सोनप्रयाग लाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर्स लगाए गए हैं।
लिंचोली के पास 300 से ज्यादा तीर्थयात्री अब भी फंसे हुए हैं। बादल फटने की वजह से सैलाब के चलते पूरा रास्ता तबाह हो गया। पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया रोड भी सैलाब में बह गया, जिसकी वजह से कई तीर्थयात्री फंस गए। अब उन्हें रेस्क्यू करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर्स अपने काम में लगे हुए हैं। 300 तीर्थयात्री लिंचोली के पास फंसे हुए हैं। जैसा मैंने आपको बताया, उन्हें निकालने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। तीर्थयात्रियों के रेस्क्यू को लेकर नवभारत संवाददाता रोहित डिमरी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ धाम में घटी घटना के बाद लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। आज सुबह से लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। इस समय हम शेरसी में मौजूद, आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थयात्रियों को निकाला जा रहा है। लिंचोली और भीमबली में तीर्थयात्री फंसे हुए हैं, जिन्हों धीरे धीरे करके निकाला जा रहा है। यहाँ पर 2 से 3 हेलीकॉप्टर की मदद से तीर्थयात्री पहुँचाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीमबली में 300 के करीब तीर्थयात्री हैं, जबकि लिंचोली में 100 के करीब तीर्थयात्री अभी भी फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से सुबह से ही लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया हुआ है। सीएम सौरभ गहलोत यहाँ पर रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं, जबकि एसपी डॉक्टर विशाखापट्टनम भी लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से जो यात्री लिंचोली और भीमबली में फंसे हुए हैं, उनको निकालने का रेस्क्यू अभियान जारी है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, वो सुबह से रेस्क्यू अभियान में भी जुटे हुए हैं। आप बताइए सर, किस प्रकार से यहाँ पे रेस्क्यू अभियान चल रहा है? देखो, रेस्क्यू सवेरे 6:15 बजे यहाँ पे जो हमारे प्रशासन की टीम आ गई थी, हमारे सारे कार्यकर्ता जैसे सारे स्वयं सेवक आ गए थे, सारे लोकल लोग यहाँ पे आ गए थे। और रात से ही जैसे वहाँ पे जो है पानी का बहाव ज़्यादा हो गया था, और उसको देखते हुए सभी लोग हम रात से ही जो है नज़र बनाए हुए हैं। और ये बड़ी खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में मूसलाधार बारिश की वजह से तेज धार में एक ट्रक बह गया। स्थिति यह है कि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है और इसका असर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये ट्रक किसी खिलौने की मानिंद इस तेज बहाव के आगे बह गया। पार्किंग की वजह से ये ट्रक खड़ा था नदी में और ये जा रहा है, देख सकते हो। गलत पार्किंग का नतीजा है ये। पहले भी 4 गाड़ियां बह चुकी है, 8-9 गाड़ियां बह चुकी है, सॉरी। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बादल फटा। बादल फटने की वजह से नदियां उफान पर आ गईं और जागेश्वर धाम के पास सैलाब देखने को मिला। ये अल्मोड़ा की खबर देखिए उत्तराखंड से। यहां जागेश्वर धाम के पास भीषण बाढ़ और करंट दिखाई दे रहा है इस नदी में, क्योंकि यहां बादल फटने की घटना हुई है। और आगे हम आपको देख में आरजेडी सांसदों ने प्रदर्शन किया। आरक्षण कोटे को भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन हुआ। मीसा भारती का बयान, बिहार की एनडीए सरकार आरक्षण विरोधी है। बिहार में पिछले साल ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने की घोषणा की गई थी। साथ ही इसे भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र की मोदी सरकार से मांग थी। हालांकि बाद में नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ सरकार बना ली और वहीं बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण पर पहले पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और अब इसी सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार को झटका दे दिया। इस सबके बीच केंद्र सरकार ने भी बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण कोटे को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया। जब महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव और हमारे दल के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, बहुत दिनों से ये डिमांड रही है कि जातीय जनगणना कराई जाए। और बहुत मुश्किल, बहुत समय के बाद जातीय जनगणना बिहार में हुई है। और हम लोग चाहते हैं कि जो उसके अनुपात में जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था, 65% जो आरक्षण बढ़ाया था, जो दलितों का, आदिवासियों का, अति पिछड़ों का, तो हम चाहते हैं कि उसको सुरक्षा मिले, सरकार उसको 9वीं अधिसूची में उसको शामिल करे ताकि जो उनका अधिकार है उनको मिल सके। और एससी एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला। कोटे के भीतर कोटे को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। एससी एसटी के रिजर्वेशन में बन सकेगी अब सब कैटेगरी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटते हुए कहा कि राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की संविधान पीठ ने 6-1 से यह फैसला दिया। संविधान पीठ ने 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए 5 जजेस के फैसले को पलटा। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि एससी एसटी में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। जाति को लेकर बीजेपी का राहुल अखिलेश पर निशाना देखने को मिला। राहुल और अखिलेश जगह जगह लोगों की जाति पूछते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा, देश को अगड़े और पिछड़े में बांटने की साजिश क्यों रची जा रही है, बीजेपी ने कहा। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करें स्पीकर।
राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी जगह जगह लोगों की जात पूछते चल रहे हैं। अरे मिश्रा जी, अच्छा चलो चलो चलो, ये वो कह रहे हैं। और राहुल गांधी जी, आप उनका वीडियो देख लीजिए, वो बता रहे हैं कि मोदी जी कौन जात के हैं, कौन सी पिछड़ा है, कौन सी अगड़ा है। ये अगड़े और पिछड़े में बांटने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? ये अपनी जात तो बताते नहीं, अपना धर्म तो बताते नहीं हो। आप जिस धर्म के हो, सब धर्म का सम्मान है इस भारत में, लेकिन आप केवल सनातन धर्म के लोगों को आप खंड खंड में विभाजित क्यों करना चाहते हो? राहुल गांधी जी पर जो टिप्पणी की है वो व्यक्तिगत टिप्पणी है। तो जब अगर व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी तो उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई अध्यक्ष जी को करना चाहिए था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद उनको बीजेपी के विधायकों ने समर्थन भी शुरू कर दिया और लगातार लेकिन अगर कहीं पर भी विपक्ष का कोई अगर इस तरीके का मामला उठा देता तो वो कहो तो लोकसभा से बाहर कर देते। और यूपी विधानसभा में अयोध्या गैंगरेप का मुद्दा उठा। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा एसपी नेता मोइन खान वारदात में शामिल था। योगी ने कहा आरोपी एसपी नेता अयोध्या सांसद के साथ रहता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा अयोध्या सांसद की टीम का मेंबर है यह आरोपी और एसपी ने ही आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या यह घटना हल्केपन से छोड़ देने वाली है, पूछा योगी आदित्यनाथ ने। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है। और झारखंड विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायक निलंबित कर दिए गए। विपक्ष ने तानाशाही का आरोप लगा दिया है। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को जमकर बवाल हुआ। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को निलंबित कर दिया। गुरुवार को विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया था। नेता प्रतिपक्ष अमर बाबरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में जवाब देने की मांग की थी, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। आज लोकतंत्र का हत्या दिन दहाड़े इस सदन में आदरणीय स्पीकर जी ने किया है। राज्य सरकार के इशारे पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इशारे पर आज बिना किसी दोष के जिस तरह से माननीय स्पीकर महोदय ने अपना जो व्यवहार दिखलाया है वो साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार निरंकुश हो चुकी है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी से बड़ी खबर आपको बता दूं, यहां बारिश के चलते नदी नालों में उफान है। यहां नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां इस वाटर लेवल में इजाफे से तटीय इलाकों में पानी घुस रहा है और ऐसे में घाट और छोटे मंदिर डूबने के कगार पर हैं। नदियों का पानी सड़क पर आने से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं। गांव का डिंडोरी से कनेक्टिविटी अब समाप्त हो रही है और बाढ़ बारिश को देखते हुए नदियों के किनारे होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने उफनते नदी नालों को पार न करने के लिए लोगों से अपील भी की। और यह खबर बिहार से। रोहतास में भारी बारिश के बाद उफान पर है झरना। अचानक बढ़े जलस्तर के बाद सैकड़ों लोग फंस गए। ह्यूमन चेन बनाकर सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। जानकारी के मुताबिक रोहतास के काशिश वाटरफॉल पर सैकड़ों लोग घूमने के लिए गए थे और यहां अचानक भारी बारिश के बाद झरने का स्तर बढ़ गया। मौजूद कई लोग उफनते झरने में फंस गए। और एक बार फिर से ये तस्वीरें आपको ये हिदायत देती हैं कि इस समय वाटर बॉडीज के करीब जाना, मौज मस्ती करना कई बार जानलेवा हो सकता है। और यहाँ शुक्र है कि कई जगहों पर लोग बचा लिए जा रहे हैं, बच रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। और राजस्थान से बड़ी खबर देखिए। भारी बारिश ने जयपुर में कोहराम मचा दिया। पिता समेत 2 बच्चों की मौत की खबर है। जयपुर के बगरू में नाले में बह गया बच्चा। ये वहां लगा हुआ एक सीसीटीवी जो वहां पर इंस्टॉल्ड कैमरा है उससे आप देख रहे हैं ये तस्वीरें। जानकारी के मुताबिक बच्चे की खोजबीन के लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है।
और आगे आपको दिखाएंगे